नमस्कार दोस्तों, उड़ान आईएएस अकादमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुधीर वर्मा और इस वीडियो के अंतर्गत हम हिंदी भाषा के कुछ प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आप सभी को पता है कि सीजीपीएससी या सीजी व्यापम के एग्जाम में हिंदी भाषा एक महत्वपूर्ण भाग होता है। तो बिना विलंब किए चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न आपके लिए है, निम्नलिखित में प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है? सबसे पहले तो दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए कि यह प्रेरणार्थक क्रिया क्या है। प्रेरणार्थक क्रिया ऐसी क्रिया है जिसमें कर्ता स्वयं लिप्त नहीं होता बल्कि किसी और के माध्यम से काम कराता है। प्रेरणार्थक क्रिया की परिभाषा कहती है कि वह क्रिया जिसको करते समय कर्ता स्वयं अलिप्त रहे क्रिया से, किंतु वो कार्य संपादित हो। जैसे मान लीजिए मैं कोई क्रिया लेता हूं पढ़ना, मैं कोई क्रिया लेता हूं पढ़ना, इसको आप बिल्कुल व्यवहार में रह करके समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं करता हूं, मैं कोई किताब पकड़ा हूं और मैं कहता हूं मैं पुस्तक पढ़ता हूं, तो इस समय तो क्रिया में मैं खुद लिप्त हूं, तो क्या यह प्रेरणार्थक क्रिया होगी? स्वाभाविक सी बात है, यह प्रेरणार्थक क्रिया नहीं होगी। लेकिन यदि मैं कोई किताब अपने सामने वाले लड़के को दे देता हूं और कहता हूं आप पढ़िए, तो किताब क्या मैं पढ़ रहा हूं? नहीं सर, मैं सामने वाले को कह रहा हूं कि आप पढ़िए। इसका मतलब मैं किताब पढ़ा रहा हूं। पढ़ाना, यहां पर क्रिया का स्वरूप हो जाएगा पढ़ाना। यह है प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, यह है प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। इसका एक और स्वरूप हो सकता है जिसको हम द्वितीय प्रेरणार्थक कहते हैं। यह स्थिति कब उत्पन्न होती है सर? जैसे मान लीजिए ये व्यक्ति है, इस व्यक्ति को पढ़ाना है, लेकिन ये व्यक्ति क्या करता है कि एक तीसरे व्यक्ति को बोलता है कि भाई मैं नहीं पढ़ाऊंगा, एक काम करो आप पढ़ा दो। तो यहां पर क्रिया का स्वरूप ना तो पढ़ना होगा ना पढ़ाना होगा, बल्कि क्रिया का स्वरूप हो जाएगा पढ़वाना। इस प्रकार जो क्रिया का स्वरूप होता है इसको कहा जाता है द्वितीय प्रेरणार्थक। ये द्वितीय प्रेरणार्थक है। तो इसको आप इन तीन व्यक्तियों के माध्यम से पूरी प्रेरणार्थक क्रिया को आप समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये व्यक्ति है और ये कहता है मैं पुस्तक पढ़ता हूं। ये देखिए वाक्य बनेगा मैं पुस्तक पढ़ता हूं। इस स्थिति में क्रिया हो जाएगी पढ़ना और यहां पर क्रिया का स्वरूप प्रेरणार्थक नहीं होगा, बल्कि ये तो मौलिक क्रिया है, मूल क्रिया है। अब ये व्यक्ति सामने वाले व्यक्ति को कहता है, इसको कहता है कि भाई आप पढ़ो, यानी यहां पर इसका जो आदेश है, इसके जो शब्द हैं, ये जो बोल रहा है वो प्रेरणा का माध्यम, वो प्रेरणा का कार्य कर रहा है इस व्यक्ति के पढ़ने के लिए। तो इस स्थिति में क्रिया का स्वरूप क्या होगा? मैं पुस्तक पढ़ाता हूं। यानी पढ़ने वाला व्यक्ति जो है ये कर्ता स्वयं नहीं है, बल्कि सामने वाले से काम कराया जा रहा है। इस स्थिति में ये जो पुस्तक शब्द है ये तो कर्म है। क्रिया क्या हो गई सर? क्रिया का स्वरूप हो जाएगा पढ़ाना और ये कहलाएगी प्रथम प्रेरणार्थक। अब तीसरी स्थिति जिसमें ना तो ये पढ़ रहा है, ये पढ़ नहीं रहा है ना, ये क्या कर रहा है? एक तीसरे व्यक्ति को बोलता है कि भाई मैं नहीं पढ़ाऊंगा आज, एक काम करिए आप पढ़ा लीजिए। इस स्थिति में एक तीसरे व्यक्ति की सहारा, इस तीसरे व्यक्ति को इन्वॉल्व किया जाता है, तीसरे व्यक्ति का सहारा लिया जाता है। अब ये व्यक्ति क्या कर रहा है? इस व्यक्ति को पढ़ा रहा है। इस स्थिति में ये जब बोलेगा तो ये क्या बोलेगा? मैं पुस्तक पढ़वाता हूं। मैं पुस्तक पढ़वाता हूं। अब क्रिया का क्या स्वरूप हो गया सर? पढ़वाना। और यह कहलाएगा द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया।
ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि आपको समझ आ गया होगा। तो मूल क्रिया, प्रथम प्रेरणार्थक और यह है द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। तो आइए देखते हैं प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है। पहले वाक्य को यदि देखें तो वह सीता से पत्र लिखवाती है। सेम कंडीशन, ये पत्र है, यहां पर उसको लिखा जा रहा है, यहां पर पत्र है जिसको लिखा जा रहा है। यह सीता से, तीसरे व्यक्ति का इन्वॉल्वमेंट, पत्र लिखवाती है, यानी यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। द्वितीय प्रेरणार्थक की खास बात होती है कि उसमें वाना, ठीक है, ये आपको दिखाई पड़ेगा। लिखवाना, पढ़वाना, खेलवाना, खिलाना, ये सब क्या है, द्वितीय प्रेरणार्थक है। तोता उड़ता है, तो यहां पर क्रिया है उड़ना, और यहां पर किसी भी प्रकार की कोई भी प्रेरणार्थक क्रिया हमको दिखाई नहीं पड़ती है। बच्चा सोता है, तो व्यक्ति तो स्वयं इन्वॉल्व है इस कार्य में। खेल खेलता है, या मैं कहूं वह खेल खेलता है, यहां पर सजातीय क्रिया है, न कि प्रेरणार्थक क्रिया। तो यहां पर खेलना क्रिया है जो कि प्रेरणार्थक नहीं है। तो इस स्थिति में आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, अकर्मक वाक्य कौन सा है। देखिए, अकर्मक वाक्य ऐसे वाक्य होते हैं जिनकी क्रिया के साथ कर्म नहीं जुड़ा होता है। कर्म ना जुड़ा हो तो ऐसे वाक्य को आप अकर्मक वाक्य कह सकते हैं, और ऐसी जो क्रिया होती है उसको अकर्मक क्रिया कहा जाता है। अकर्मक क्रिया, नाम से ही स्पष्ट है, ऐसी क्रिया जिसके साथ कर्म संलिप्त ना हो या संलग्न ना हो। ये कर्म क्या है सर, हमको ये जानना जरूरी है। कर्म क्या है? कर्म वाक्य का वह भाग होता है जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है। वाक्य का वह भाग जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसको कहा जाता है कर्म। जैसे मान लीजिए मैं यहां लिखता हूं, राम रोटी खाता है। अब इस वाक्य में राम करता है, क्रिया हो गई यहां पर खाना, क्रिया यहां पर खाना हो गई। ये जो रोटी है ये शब्द क्रिया है, सॉरी ये शब्द क्या है, कर्म है। क्यों है सर? इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा वाच्य को समझना होगा। यदि राम रोटी खाता है, इस वाक्य का यदि आप विश्लेषण करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस वाक्य में प्रधानता कर्ता की है, इसीलिए वाच्य यहां पर है कर्तृवाच्य। ये कर्तृवाच्य का उदाहरण है। लेकिन यहीं पर अगर ऐसा होता कि रोटी राम के द्वारा खाई जाती है, रोटी राम के द्वारा खाई जाती है, इस स्थिति को यदि आप देखेंगे तो क्रिया का जो प्रभाव है वो रोटी शब्द पर स्पष्ट रूप से पड़ रहा है। और रोटी जो है ये आपका कर्म है, इसीलिए ये वाच्य जो है ये किस प्रकार का वाच्य हो जाएगा, कर्म वाच्य हो जाएगा। चूंकि इस वाक्य के साथ कर्म उपस्थित है इसीलिए ये सकर्मक वाक्य है। ये सकर्मक वाक्य का उदाहरण है, या यूं कहा जाए इसकी क्रिया जो है वो सकर्मक क्रिया है। तो मेरे हिसाब से अब आपको समझ आ गया होगा कि कर्म है क्या। कर्म वाक्य का वो भाग होता है जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है। जैसे वह क्रिकेट खेलता है, तो क्रिकेट शब्द यहां पर क्या हो गया, कर्म हो गया, क्योंकि क्रिकेट उसके द्वारा खेला जाता है। वह पेड़ काटता है, यहां पर पेड़ शब्द जो है ये आपका कर्म है, क्योंकि पेड़ उसके द्वारा काटा जाता है। राम पुस्तक पढ़ता है, पुस्तक राम के द्वारा पढ़ा जाता है, इसीलिए पुस्तक जो है वो कर्म है। वह खाना खाता है, खाना उसके द्वारा खाया जाता है, इसीलिए खाना वहां पर कर्म है। तो कर्म शब्द वाक्य का वो भाग है जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है। अब इस वाक्य में यदि देखें तो बंदर केला खाता है, तो केला बंदर के द्वारा खाया जाता है, इसीलिए ये जो क्रिया है ना, ये हो जाएगी आपकी सकर्मक, केला हो जाएगा यहां पर कर्म। बेसिकली आपको पहचानना कर्म को है। दूसरे वाक्य में सीता ढोलक बजाती थी, ढोलक सीता के द्वारा बजाया जाता था,
इसीलिए ढोलक हो गया कर्म, इसीलिए क्रिया इसकी हो गई सकर्मक। चौथे वाक्य में देखें, खुशबू पत्र लिख दी थी। पत्र खुशबू के द्वारा लिखा जा चुका था, इसीलिए पत्र हो गया कर्म और ये क्रिया हो गई सकर्मक। अब तीसरे वाक्य को यदि आप ध्यान से देखें, ताजमहल आगरा में बना है। अब यहां पर आप इसको कर्मवाच्य में बदल ही नहीं सकते हैं, क्योंकि यहां पर यदि आप सोचेंगे कि ताजमहल शब्द जो है या आगरा शब्द जो है ये आपका कर्म है, तो आप गलतफहमी में हैं, क्योंकि में लगा हुआ है और हिंदी वाक्य रचना के नियम के अनुसार जहां पर कारक की विभक्ति होती है उसके ठीक पहले वाला शब्द उसका कारक होता है। जैसे वाक्य में अगर कहीं पर भी आपको ने दिखाई पड़े तो उसके ठीक पहले वाला शब्द कर्ता होगा। यदि कहीं पर को लगा हुआ है तो इसके ठीक पहले वाला शब्द कर्म होगा। यदि कहीं पर से लगा हुआ है, के द्वारा लगा हुआ है, तो इसके ठीक पहले वाला शब्द करण होगा। और वैसे ही बाकी के जो कारक है उनके लिए ये नियम आता है। इस वाक्य में यदि आगरा शब्द को देखेंगे तो आगरा शब्द यहां पर अधिकरण है, न कि कर्म। तो इस स्थिति में इस वाक्य में चूंकि कर्म अनुपस्थित है, इसीलिए ये क्रिया, इस वाक्य की क्रिया कैसी हो जाएगी, अकर्मक हो जाएगी, और आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। रमेश कल दिल्ली जाएगा, इस वाक्य में कल शब्द क्या है? देखिए, ये जो कल शब्द है बेसिकली ये क्रिया विशेषण का उदाहरण है, क्योंकि क्रिया विशेषण ऐसे शब्द होते हैं जो किसी क्रिया की विशेषता बताते हैं। अब किसी क्रिया की विशेषता आप चार अलग अलग तरीकों से बता सकते हैं। पहला तरीका यह हो सकता है कि आप किसी कार्य के होने के तरीके के आधार पर उसकी विशेषता बताइए, किसी कार्य के घटित होने के तरीके के आधार पर कि वो कार्य कैसे हो रहा है। जैसे मैं अगर कहूं कि राम जल्दी जल्दी चलता है, राम फटाफट खाता है, राम धड़ाधड़ चलता है, तो यहां पर जल्दी जल्दी, फटाफट, धड़ाधड़ प्रकार के जो शब्द हैं वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं। बेसिकली रीतिवाचक क्रिया विशेषण ऐसे क्रिया विशेषण होते हैं जो किसी कार्य के होने के तरीके, उसके घटित होने की रीति या विधि के बारे में बताए। जैसे मैं अगर कहूं कि राम धड़ाधड़ चलता है, तो यदि मैं प्रश्न करता हूं वाक्य से कि राम कैसे चलता है, तो आपको उत्तर में रीतिवाचक क्रिया विशेषण मिलेगा। धड़ाधड़, फटाफट या जल्दी जल्दी जैसे शब्द जो हैं वो कैसे के उत्तर में आपको मिलने वाले हैं। इसीलिए कैसे शब्द का उत्तर चूंकि हमें मिलता है जल्दी जल्दी, धड़ाधड़, फटाफट, इसीलिए ये सब रीतिवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण होते हैं। दूसरा होता है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण ऐसे क्रिया विशेषण होते हैं जो किसी कार्य के होने के स्थान या दिशा का बोध कराते हैं। और स्थानवाचक क्रिया विशेषण दो प्रकार के होते हैं, आप सभी को पता होगा। एक को बोला जाता है स्थितिवाचक और दूसरा होता है दिशावाचक। और इसके अंतर्गत जो शब्द आते हैं वो हो सकते हैं यहां, वहां, यहीं, वहीं, इधर, उधर, दाहिने, बाएं। इस प्रकार के जो शब्द हैं वो सब स्थानवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण होते हैं। तीसरा होता है कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण समय के आधार पर किसी क्रिया की विशेषता बताते हैं। जैसे मोहन कल आएगा, तो यहां पर कल शब्द जो है वो एक समयवाची शब्द है और वो क्रिया की विशेषता बताता है। राम आज निकला है, तो उसके निकलने की विशेषता समय के आधार पर बताई जा रही है। वह अगले साल आएगा। ये जो कालवाचक क्रिया विशेषण हैं ये तीन प्रकार के होते हैं। एक को बोला जाता है काल बिंदुवाचक, जिसमें हम काल के बिंदु को इंगित करते हैं। दूसरा होता है अवधिवाचक, जिसमें आप समय के बारे में बताते हैं। तीसरा होता है आपका बारंबारतावाचक। बारंबारतावाचक जो क्रिया विशेषण शब्द होते हैं जो कालवाचक के अंतर्गत आते हैं, ये
इस चीज की पुष्टि करते हैं कि कोई क्रिया जो है वो एक निश्चित अंतराल के बाद रिपीट होगी। जैसे वह प्रतिदिन आता है, यानी दिन में, या यूं कहा जाए कि हर एक दिन के बाद इस क्रिया की क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है, तो यह बारंबारतावाचक है। इसके बाद एक प्रकार होता है परिमाणवाचक। परिमाणवाचक परिमाणवाचक क्रिया विशेषण क्रिया की मात्रा के आधार पर क्रिया की विशेषता बताते हैं। ये जो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है ये 5 प्रकार के होते हैं, जिसके अंतर्गत आप पढ़ते हैं अधिकतावाचक, न्यूनतावाचक, पर्याप्ति बोधक, श्रेणी बोधक और तुलना बोधक। ये 5 प्रकार के परिमाणवाचक क्रिया विशेषण आपको देखने को मिलते हैं। तो ये वापस से जब आप प्रश्न में आएंगे तो इस प्रश्न में रमेश कल दिल्ली जाएगा, इस कल शब्द के बारे में आपको पूछा है। ये जो कल शब्द है ये बेसिकली कालवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है। तो यहां से आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पूर्वकालिक क्रिया युक्त वाक्य कौन सा है? तो देखिए, पूर्वकालिक क्रिया को आपको सबसे पहले समझना होगा। पूर्वकालिक क्रिया क्या है सर? देखिए, जब कर्ता एक कार्य को पूर्ण कर दूसरी क्रिया में संलग्न होता है तो ये जो क्रिया पहले कंप्लीट हुई है इस क्रिया को कहा जाता है पूर्वकालिक, या इसी को कहा जाता है पूर्णकालिक क्रिया। पूर्वकालिक या पूर्णकालिक क्रिया वह क्रिया होती है जिसके बाद तत्काल दूसरी क्रिया प्रारंभ हो जाती है। जैसे यहां पर आप ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। जैसे मोहन नहाकर चला गया, तो यहां पर आपको 2 क्रियाएं दिख रही हैं। एक तो क्रिया आपको दिख रही है नहाना और दूसरी क्रिया दिख रही है आपको चला जाना। यहां पर संयुक्त क्रिया का भी आपको उदाहरण दिख रहा है, चले जाना। 2 क्रियाएं जुड़ी हुई हैं, है ना। तो नहाना, यहां पर एक क्रिया कंप्लीट हुई तब दूसरी क्रिया प्रारंभ हुई है। इसका मतलब ये जो नहाना है इसी को कहा जाएगा पूर्वकालिक क्रिया। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, गोल किस प्रकार के विशेषण का उदाहरण है? आप सभी को पता है, जैसे आप सभी को अगर मैं बोलूं कि विशेषण के कितने भेद होते हैं तो आप तुरंत बताएंगे कि विशेषण के 4 भेद होते हैं सर। जिसमें पहला होता है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण और चौथा है सार्वनामिक विशेषण। इसमें से यदि आप देखें तो गुणवाचक विशेषण ऐसे विशेषण होते हैं जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता उसके गुण के आधार पर बताते हैं। अब यदि इस गोल शब्द को आप किसी भी संज्ञा के साथ जोड़ेंगे तो वो उसके आकृति के रूप में विशेषता बताएगा। जैसे मैं अगर कहूं गोल बर्तन या गोल चौक, या बोलता हूं गोल लकड़ी, ध्यान से यदि आप देखें तो इसमें गोल शब्द जो है ये इसकी विशेषता इसके गुण के आधार पर बता रहा है। संख्या के आधार पर बता रहा है क्या? नहीं सर। परिमाण के आधार पर? नहीं सर। सार्वनामिक विशेषण भी नहीं है। सार्वनामिक विशेषण के रूप में यह, वह, ये, वे इनका प्रयोग होता है। तो यहां पर गोल शब्द बर्तन की विशेषता, गोल शब्द चौक की विशेषता, गोल शब्द लकड़ी की विशेषता, इसीलिए ये गुणवाचक विशेषण का उदाहरण होगा। गुण के अंतर्गत बहुत सारी चीजें आती हैं। गुण के अंतर्गत रूप, रंग, आकार, आकृति, गुण, दोष, दशा, अवस्था, स्थिति, स्वाद, दृष्टव्य, बड़ी सारी चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। तो ये जो गुणवाचक विशेषण है गुण के आधार पर किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। तो यहां पर आंसर हो जाएगा आपका गुणवाचक विशेषण। अगला क्वेश्चन चलते हैं, कोई विशेषण किस प्रकार का है? कोई किस प्रकार का विशेषण है? तो याद रखिएगा, कोई शब्द जो है यह सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण है। कोई शब्द जो है यह सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण है। ये जो सार्वनामिक विशेषण है
ये बेसिकली सर्वनाम होते हैं, किंतु किसी संज्ञा या सर्वनाम के अंतर्गत, या यूं कहा जाए किसी वाक्य के अंतर्गत किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, इसीलिए इनको कहा जाता है सार्वनामिक विशेषण। अब ये सार्वनामिक विशेषण भी दो प्रकार का होता है, एक को बोला जाता है मौलिक सार्वनामिक विशेषण और दूसरे को कहा जाता है यौगिक सार्वनामिक विशेषण। मौलिक सार्वनामिक विशेषण अपने मूल रूप में किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, जबकि यौगिक सार्वनामिक विशेषण अपना रूप बदलकर किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने का कार्य करते हैं। मौलिक सार्वनामिक विशेषण में यह, वह, ये, वे जैसे शब्द आते हैं, जबकि कोई, कुछ, इस प्रकार के जो शब्द होते हैं ये यौगिक सार्वनामिक विशेषण के उदाहरण होते हैं। कैसे? ये सब यौगिक सार्वनामिक विशेषण के उदाहरण है। तो यहां से आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, उर्वरा शब्द के लिए वाक्यांश कौन सा है? देखिए अभी तक प्रश्न ऐसे आता है कि आपको अनेक शब्दों के लिए एक शब्द वाला जो क्वेश्चन है वो आपको पूरा सेंटेंस देगा, बोलेगा कि इस वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है। यहां पर थोड़ा सा उल्टा कर दिया है ना। उर्वरा शब्द के लिए वाक्यांश कौन सा है? देखिए ऊसर भूमि, अब ऊसर शब्द का मतलब समझना होगा। ऊसर का मतलब होता है बंजर, जहां पे कोई पैदावार नहीं होती है, तो क्या उसके लिए उर्वरा शब्द सही है? नहीं सर। समतल भूमि, ये उसके आकृति के आधार पर है, तो क्या कोई समतल मैदान है उसको आप उर्वरा बोलते हैं क्या? नहीं सर, नहीं बोलते। तीसरा बंजर भूमि, इसको तो पहले ही रिजेक्ट कर चुके हैं। उपजाऊ भूमि को बोला जाता है उर्वरा, ठीक है, उसका जो गुण होता है उसको कहा जाता है उर्वरा, ठीक है। उपजाऊ जो भूमि है जहां पर अच्छी फसल उत्पन्न होती है, फसलों की अच्छी पैदावार होती है, उसको कहा जाता है उर्वरा या उपजाऊ भूमि। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्नादि के उत्तर की अपेक्षा करने वाला क्या कहलाता है? जिस व्यक्ति से आप प्रश्न पूछें, ठीक है, जिस व्यक्ति से आप प्रश्न पूछे उसकी बात नहीं कर रहा है। देखिए समझिए कंडीशन को, क्या बोल रहा है, ये व्यक्ति जो है ये पूछता है प्रश्न इससे, कोई भी प्रश्न कर रहा है इससे, तुम कैसे हो, तुम कहां से आ रहे हो, तुम कौन सी पुस्तक पढ़ते हो, ये प्रश्न कर रहा है, और उत्तर की अपेक्षा भी कौन कर रहा है? यही कर रहा है। जो प्रश्न पूछता है वही उत्तर की अपेक्षा भी करता है। तो प्रश्न पूछने वाला और उत्तर की अपेक्षा करने वाला एक ही है। उत्तर की अपेक्षा करने वाले को आप क्या कहेंगे? देखिए उत्तरायणी कहेंगे क्या? नहीं सर, उसको क्या कहेंगे? उत्तरापेक्षी। उत्तर की अपेक्षा करने वाला उत्तरापेक्षी कहलाता है। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला प्रश्न आपका सुमेलित कीजिए से है। इस प्रकार के प्रश्न आप सीजीपीएससी के अब के पैटर्न में देखते हैं। तो यहां पर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से एमसीक्यू बनाया गया है। एक तरफ लिखा है जिसकी आशा ना की गई हो या आशा से अधिक, जहां पहुंचना असंभव हो, जहां पहुंचने में कठिनाई हो। इधर दिया गया है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जिसकी आशा ना की गई हो उसको कहा जाता है अप्रत्याशित। जैसे कल अफगानिस्तान जीतने ही वाला था, यदि वो जीत जाता तो वो उसके लिए अप्रत्याशित हो जाता। अप्रत्याशित जीत हासिल की है, ऐसा। आशा से अधिक, ये हो जाएगा क्या? आशातीत, आशा से और ज्यादा, आशा से बहुत ज्यादा, उसको कहा जाता है आशातीत। इसके बाद जहां पहुंचना असंभव हो, जहां आप नहीं पहुंच सके, उसको कहा जाता है अगम। और जहां पहुंचने में कठिनाई हो उसको कहा जाता है दुर्गम। तो यहां पर आंसर हो जाएगा 3, 4, 1, 2, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित मिश्र वाक्यों में कौन सा विशेषण उपवाक्य का उदाहरण है? देखिए हमारे यहां उपवाक्य, हिंदी में यदि बात करें तो 8 अलग अलग प्रकार के उपवाक्य होते हैं, क्योंकि 8 प्रकार के हमारे शब्द होते हैं।
उसके आधार पर आपको बताना है कि विशेषण उपवाक्य कौन सा है। विशेषण उपवाक्य ऐसे उपवाक्य होते हैं जिसमें एक जो वाक्य होगा, एक पूरा वाक्य होगा, वो दो भागों में बटा होगा। उस दो भागों में से एक भाग जो मुख्य वाक्य है वो विशेषण पर आधारित होगा, उसको मुख्य उपवाक्य कहा जाता है। और यदि वो विशेषण पर आधारित है तो विशेषण उपवाक्य है, यदि वो संज्ञा पर आधारित है संज्ञा उपवाक्य है, यदि सर्वनाम पर आधारित है तो सर्वनाम उपवाक्य है। तो यहां पर यदि वाक्य में देखें तो मैं चाहता हूं कि आप यहीं रहें, की लगा हुआ है बीच में, लेकिन यहीं लगा हुआ है, इसका मतलब ये क्रिया विशेषण उपवाक्य हो गया। जब मैं स्टेशन पहुंचा तभी ट्रेन आई, तभी शब्द लगा हुआ है, और यहां पर चूंकि अगला शब्द ट्रेन है तो यह संज्ञा उपवाक्य का उदाहरण है। मैं कहता हूं कि तुम भोपाल जाओ, तो यहां पर जो वाक्य है यह संज्ञा उपवाक्य का उदाहरण है, संज्ञा उपवाक्य का। चौथा उपवाक्य यदि चौथा जो उदाहरण है इसको यदि आप देखें तो लखनऊ जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है एक ऐतिहासिक नगरी है। ये जो ऐतिहासिक शब्द है ये बेसिकली एक विशेषण है, इसीलिए यहां पर आंसर हो जाएगा लखनऊ जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है एक ऐतिहासिक नगर है। तो विशेषण उपवाक्य का उदाहरण आपको ऑप्शन नंबर डी में दिखाई पड़ रहा है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये थे हिंदी भाषा के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि वर्तमान पैटर्न में आपको पूछ रहा है। आशा करता हूं ये वीडियो आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ, कुछ नए तथ्यों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।